नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं, जो कि राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, चाहे एमपी टेट हो, चाहे सीटेट हो, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और कल मैं इसकी प्रश्नोत्तरी भी लेकर आऊँगा। तो आज थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं नैतिक विकास सिद्धांत पर, जो कि कौल वर्ग के द्वारा दिया गया है। तो बात करते हैं। कौहल वर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। कौहल वर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत दिया है। नैतिक विकास सिद्धांत कौहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत अमेरिका के मनोवैज्ञानिक कौहल वर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत में कहते हैं कि बालक का जो नैतिक विकास है वो शैशवावस्था से प्रारंभ होता है, परंतु शैशवावस्था में इसका अभाव होता है। जैसे अगर हम एज की बातें करें, शैशव अवस्था की अगर हम बात करते हैं तो शैशव अवस्था 0 से 5 वर्ष या 6 वर्ष मानी जाती है। लेकिन सामान्यतः जब हम देखते हैं शैशव अवस्था 0 से 2 वर्ष, ठीक है, इस तरह से जब आते हैं 0 से 2 वर्ष शैशव, ठीक है, और 2 से 5 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था जो है अगर ऑप्शन में आती है तो हम 2 से 5 उसको लेकर चलते हैं सामान्यतः। और आपको भी चीज़ें ध्यान रखना है। तो शैशव अवस्था में बिल्कुल सत्य बात है, शैशव अवस्था में नैतिकता का अभाव होता है। शैशव अवस्था में नैतिकता का अभाव होता है, परंतु नैतिकता का प्रारंभ भी तो शैशवावस्था से ही होता है। जब बालक 4 से 5 वर्ष या 3 से 4, 4 से 5 वर्ष के अंतराल आता है, अर्थात उस टाइम पीरियड में जब वो आता है तो उसमें नैतिकता का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं नैतिकता होती क्या है। नैतिकता की अगर हम बात करें तो नैतिकता सामान्यतः सत्य असत्य की पहचान करना नैतिकता है। क्या सही और क्या गलत है इस बारे में सोचना नैतिकता है। अर्थात समाज के द्वारा मान्य रीति रिवाज, रहन सहन, नियम और सकारात्मक पहलुओं को लेकर अगर हम चलते हैं तो वो नैतिकता से परिपूर्ण है, नैतिकता के क्षेत्र में, और उसमें अंतर्निहित होती है। बात करते हैं दोस्तों नैतिकता की, अर्थात बालक में नैतिकता कोई जन्म से नहीं आती है। नैतिकता का अर्जन किया जाता है शिक्षा के माध्यम से और अपने माता पिता से। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसा हमारा परिवार होगा, जैसे हमारे समाज होगा जिसमें हम रहते हैं, बालक वहाँ से नैतिकता का विकास करता है। तो नैतिकता जो होती है वो हमारे समाज से, समाज के सदस्यों से, और जितने भी परिजन हैं, मित्र मंडली है, विद्यालय लघु समाज जिसे कहते हैं, उन सभी से ही नैतिकता का विकास प्रारंभ होता है। और सामान्यतः नैतिकता विकास की जो एज मानी गई है वो 3 वर्ष से लेकर के प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों बात करते हैं, कौहल वर्ग कहते हैं कि बालक अगर सही गलत की पहचान कर ले तो उसमें नैतिकता के गुण विद्यमान है, अर्थात नैतिकता का गुण उसमें अर्जित हो चुका है। कौहल वर्ग ने अनेक प्रकार के प्रयोग किए हैं और उनका जो फेमस प्रयोग है वो है हिंज का। तो जो हिंज एक व्यक्ति था उसका प्रयोग बहुत ज़्यादा फेमस रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं नैतिक विकास सिद्धांत की। अगर हम बात करें तो नैतिक विकास सिद्धांत की जो मुख्य अवस्थाएं हैं, मुख्य अवस्थाएं, नैतिक विकास सिद्धांत की जो मुख्य अवस्थाएं हैं वो सब मुख्यतः 3 है, परंतु इनकी भी फिर 6 उप अवस्थाएं हैं। इनकी कितनी है? 6 उप अवस्थाएं। तो मुख्य अवस्थाओं की अगर हम बात करें तो वो तो है 3, परंतु हम उप अवस्थाओं की बात करें, उप अवस्थाओं की अगर हम बात करें तो उप अवस्थाएं जो है इसकी वो होती है 6 होती है। तो कभी प्रश्न आ जाए कौहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में उप कितनी अवस्थाएं मानी गई है और ऑप्शन में आ जाए 5, 6, 7, 8, तो आप आंसर लगाएंगे 6, जिनको हम कई जगह स्तर कह देते हैं, लेवल भी कहते हैं।
परंतु जो मुख्य अवस्थाएं हैं वो कितनी है दोस्तों? वो 3 है। वो 3 कौन कौन सी है? सबसे पहली जो है उसका नाम है पूर्व या प्री कन्वेंशनल स्टेज या पूर्व परंपरागत स्टेज जिसे बोलते हैं। दूसरी जो है उसका नाम है कन्वेंशनल स्टेज या परंपरागत स्तर या अवस्था। तीसरी जो है उसका नाम है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज या फिर उत्तर परंपरागत अवस्था। फिर इनकी भी दो अवस्थाएं उप अवस्थाएं हैं दोस्तों, जिसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं कौहल वर्ग के बारे में। तो कौहल वर्ग ने प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद में इन्होंने नैतिक विकास की मुख्य अवस्थाएं तो समझाई 3 और उनकी उप अवस्थाएं अर्थात उनके जो स्तर हैं वो 6 बताए हैं। अर्थात 6 स्तरों में इन्होंने विभाजित किया है और इसके साथ साथ में इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बालक में कैसे कैसे नैतिक मूल्यों का विकास होता है। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में बात करते हैं नैतिकता। व्यवहार का अर्थ होता है समाज में नैतिक संहिता के अनुसार व्यवहार करना, अर्थात ऐसा व्यवहार जो समाज के दायरे में आता हो, समाज की दृष्टि से सकारात्मक हो और समाज उसे स्वीकार करता हो, ऐसे को हम नैतिकता के नाम से भी जानते हैं। साथ साथ में दोस्तों, नैतिक विकास के जो है हैविंग हर्ट्स ने भी 5 स्तर बताए हैं। एक मनोवैज्ञानिक है हैविंग हर्ट्स। अभी प्रश्न आ जाए हैविंग हर्स्ट, इन्होंने 5 स्तर बताए हैं। किसके बताए हैं दोस्तों? नैतिक विकास के। तो इन्होंने 5 स्तर बताए हैं। नाम है उनका हैविंग हर्ट्स। एक मनोवैज्ञानिक हैं हैविंग हर्ट्स। एक मनोवैज्ञानिक है हैविंग हर्ट्स। इन्होंने नैतिक विकास के 5 स्तर बताए हैं दोस्तों। नैतिक विकास के कितने स्तर बताए हैं? 5 स्तर। तो हैविंग हर्ट्स के अनुसार 5 स्तर हैं और इन्होंने 5 अवस्थाओं में केशवावस्था, शेषावस्था के जो चरण है, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था को विभाजित किया है। सबसे पहला इन्होंने बताया पूर्व नैतिक अवस्था। पूर्व नैतिक अवस्था सबसे पहला जो बताया नैतिक अवस्था इन्होंने बताया है जन्म से 2 वर्ष। तो पूर्व नैतिक अवस्था इन्होंने कहा जन्म से 2 वर्ष की होती है, जिसे हम कह देते हैं पूर्व शैशव अवस्था। तो इसी को कह दिया इन्होंने पूर्व नैतिक अवस्था। दूसरी की बात करें दोस्तों, दूसरी इन्होंने कहा स्व केंद्रित अवस्था। स्व केंद्रित, ठीक है, अवस्था इसको बोला गया है दोस्तों। हम जानते हैं जिसमें बालक जो रहता है वो 3 से 6 वर्ष है। तो 3 से 6 वर्ष की अवस्था को बोलते हैं दोस्तों स्व केंद्रित अवस्था। क्या बोलते हैं? स्व केंद्रित अवस्था। और इसी के साथ साथ में दोस्तों इन्होंने जो आगे कही है उसका नाम है परंपराएं धारण करने की अवस्था। परंपराएं धारण करने की अवस्था। परंपराएं धारण करने की अवस्था दोस्तों। इन्होंने जो तीसरी अवस्था बताई है वो परंपराओं को धारण करने की अवस्था बताई है दोस्तों, जिसकी एज होती है 7 से 12 वर्ष, जिसको हम बोलते हैं बाल्यावस्था। क्या बोलते हैं दोस्तों? बाल्यावस्था। ये तीसरी है। तो पहली इन्होंने ये समझाई, दूसरी इसको समझाया, तीसरी इसको, और फोर्थ जो है दोस्तों उसका नाम है आधारहीन। आधारहीन, आधारहीन इसको बोलते हैं। और इसी का नाम है आत्मचेतना। इसी का नाम है आत्मचेतना। इसी को बोलते हैं आत्मचेतना अवस्था। और यह होती है दोस्तों आपकी किशोर अवस्था, यानी 12 से 18 वर्ष, जिसको हम बोलते हैं किशोर अवस्था। तो ये 4 अवस्थाएं हो गई है दोस्तों। 5वीं अवस्था को मैं यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ। तो हैविंग हर्ट्स ने कितनी अवस्थाएं बताई है दोस्तों? 5 अवस्थाएं। हैविंग हर्ट्स ने 5 अवस्थाएं बताई है नैतिक विकास की। और 5वीं जो है आधार युक्त, उसका नाम है आधार युक्त। आधार युक्त अवस्था। और आधार युक्त अवस्था आप जानते ही हैं 18 वर्ष से लेकर के ये होगी प्रौढ़ अवस्था। 18 वर्ष से लेकर के, ठीक है बच्चों, प्रौढ़ अवस्था तक की होती है प्रौढ़ अवस्था।
तो 18 वर्ष से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक की होती है। जैसा नाम है वैसा ही विकास है, अर्थात आधार युक्त हो जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है आधार युक्त अवस्था। तो देखिए दोस्तों, हेविंगहर्ट्स ने नैतिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई है। पहली है पूर्व नैतिक अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष होती है। दूसरी स्व केंद्रित, जिसमें बालक स्वयं केंद्रित रहता है, जो 3 से 6 वर्ष होती है। और तीसरी परंपराओं को धारण करने की, जो कि एक प्रकार से बाल्यावस्था है। और बाल्यावस्था में बालक अपनी परंपराओं को, जो रीति रिवाज है, रहन सहन है, परंपरागत तरीके से चले आ रहे नियम है, उन नियमों को ही धारण कर लेता है, तो उसका नाम रख दिया गया है परंपराओं को धारण करने की अवस्था, जो कि एक बाल्यावस्था की समय अवधि होती है 7 से 12 वर्ष। अगले आती है चौथी बच्चों आधारहीन या आत्मचेतना की अवस्था, जिसे हम बोलते हैं आधारहीन। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, आधार, यहाँ कोई विशेष आधार नहीं होता है, आधार कोई मुख्य नहीं होता है, समय अनुसार बच्चा इसमें परिवर्तन करते रहता है, परंतु बालक जो है वो आत्मचेतना के साथ में कार्य करता है, इसलिए इसका नाम है आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। तो बालक यहाँ आत्मचेतना, चेतना के रूप में जागृत होकर के स्वयं जागृत होकर, आत्म यानी स्वयं और चेतना का मतलब जागृत अवस्था, तो स्वयं जागृत होकर के यहाँ बालक कार्यों को सीखता है या क्रियान्वय करता है, तो उसको बोला गया है आधारहीन या आत्मचेतना की अवस्था। और अगले आती है आधार युक्त अवस्था। तो आप जानते हैं 18 वर्ष के बाद में एक नैतिकता का मुख्य बेसमेंट या आधार निर्मित हो जाता है, एक मुख्य रूप से बेसमेंट तैयार हो जाता है, एक आधार निर्मित हो जाता है, इसलिए इसको बोला गया आधार युक्त अवस्था, जो कि 18 वर्ष से लेकर के प्रौढ़ अवस्था तक की मानी जाती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम नैतिक विकास की। तो सबसे पहले कौहल वर्ग ने क्या कहा? कौहल वर्ग कहते हैं कि नैतिक विकास की जो मुख्य अवस्थाएं होती है, नैतिक विकास की जो मुख्य अवस्थाएं होती है वो 3 होती है। दोस्तों कितनी होती है? 3 होती है। और उन 3 अवस्थाओं के माध्यम से ही इन्होंने नैतिकता को समझाया है, पर उन 3 अवस्थाओं में ही 2-2 अवस्थाओं को सम्मिलित किया है, जिनको हम उप अवस्थाओं के नाम से जानते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कौहल वर्ग का, कौहल वर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। नैतिक विकास सिद्धांत, कौहल वर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक कौहल वर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। इसकी जो मुख्य अवस्थाएं हैं दोस्तों, मुख्य अवस्थाओं की बात करें तो 3 है, और उप अवस्थाओं की बात करें, उप अवस्थाओं की अगर बात करें तो 6 है। तो उप अवस्थाएं 6 होती है, मुख्य अवस्थाएं 3 होती है। तो पहले मुख्य अवस्थाओं के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली अवस्था का नाम है, ठीक है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज इसका नाम है। इंग्लिश में बोलेंगे प्री कन्वेंशनल स्टेज। 0 से, अलग अलग बुकों में अलग अलग है, 0 से 3 वर्ष किसी में है 0 से 5 वर्ष। दूसरे शब्दों में कहें तो शैशव अवस्था, शैशव अवस्था, इस तरह से बुकों में आपको अलग अलग मिलेगा। तो 0 से 3 वर्ष भी वर्णित किया गया है, किसी किसी में इसको किसी किसी में इसको 4 से 10 भी लिखा है, परंतु आप याद रखें मुख्यतः जो है वो 3-5 वर्ष तक मान सकते हैं, क्योंकि यह शेष अवस्था का टाइम पीरियड होता है। प्री कन्वेंशनल स्टेज को समझाने के लिए कौहल वर्ग ने इस पर अध्ययन किया, प्रयोग किए, और यह रिसर्च में पाया कि बालक जो है शैशव अवस्था में नैतिकता का अभाव रखता है। नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है? तो आंसर जाएगा प्री कन्वेंशनल। नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है दोस्तों? तो प्री कन्वेंशनल स्टेज में होता है। परंतु कभी प्रश्न आ जाए कि नैतिकता का विकास प्रारंभ किस में होता है, तो विकास प्रारंभ भी प्री कन्वेंशनल स्टेज में ही होता है। तो ध्यान रखना, इस चीज का अभाव भी इसी अवस्था में है और प्रारंभ भी इसी अवस्था में है।
अगली जो आती है उसका नाम है कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज, इसी को बोलते हैं हम परंपरागत अवस्था, इसी का ही नाम है परंपरागत अवस्था। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसको माना गया है मुख्यतः 6 से 12 या 13 वर्ष तक, सामान्यतः 7 से भी मिलेगा आपको कुछ बुकों में, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहे तो बाल्यावस्था, बाल्यावस्था का जो टाइम पीरियड है वो इसी में ही आता है। और तीसरी का नाम है पोस्ट कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज इसी को बोलते हैं उत्तर परंपरागत अवस्था, उत्तर परंपरागत अवस्था इसी को बोलते हैं। और उत्तर परंपरागत अवस्था जो होती है सामान्यतः वो होती है 13 से लेकर के 18 वर्ष या फिर प्रौढ़ अवस्था, या फिर प्रौढ़ अवस्था। तो 18 वर्ष तक या फिर प्रौढ़ अवस्था तक होती है। तो पहली अवस्था ये है, दूसरी अवस्था ये है और तीसरी अवस्था ये है। फिर इनकी दो दो उपावस्थाएं हैं जिसको हम पढ़ेंगे। तो कौहल वर्ग क्या कहते हैं? कौहल वर्ग कहते हैं कि प्री कन्वेंशनल स्टेज जो है वो शेष अवस्था के नाम से जानी जाती है। और शेष अवस्था में बालक जो है वो नैतिकता का अभाव रखता है। शेष अवस्था में जो बालक है वो नैतिकता का अभाव रखता है, उसमें नैतिकता के गुण विद्यमान नहीं होते हैं, अर्थात अनुपस्थित होते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो नैतिकता जो है वो बालक को जब वह समाज में बैठता है, उठता है, अपने परिवारजनों के साथ में रहता है, तो फिर नैतिकता के गुण उसमें आने लग जाते हैं, अर्थात उसमें नैतिकता का विकास प्रारंभ होने लग जाता है। तो सामान्यतः हम बात करें तो लगभग 4 वर्ष के आसपास से नैतिकता के गुण आना प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि बालक सही गलत की पहचान करने लग जाता है, अर्थात उसमें वो संज्ञानात्मक विकास हो जाता है, जिससे बालक सही गलत की पहचान, सत्य असत्य की पहचान, भले बुरे की पहचान करना सीख जाता है। अर्थात हम उसी को नैतिकता के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं कन्वेंशनल स्टेज। तो नैतिकता का सर्वाधिक विकास इसी अवस्था में होता है जिसका नाम है कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज में नैतिकता का सर्वाधिक विकास होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल स्टेज। तो कन्वेंशनल स्टेज में नैतिकता का सर्वाधिक विकास होता है, क्योंकि यहाँ बालक समाज के साथ साथ में तो अंत्यक्रिया करता है, उसके साथ साथ में पैरेलल विद्यालय में जो समूह दल टोली बनाता है, जो समलिंगीय समूह दल टोली बनाता है, उस समूह दल टोली के माध्यम से भी बालक अपना नैतिक विकास का दायरा बढ़ाता है, उसमें व्यापकता लाता है। तो कह सकते हैं कि बालक नैतिकता का सर्वाधिक विकास अगर करता है तो वो किस अवस्था में करता है दोस्तों? वो करता है बाल्यावस्था, यानी कन्वेंशनल स्टेज। कौहल वर्ग ने इसे कन्वेंशनल स्टेज कहा है और सामान्यतः हम इसको बाल्यावस्था के नाम से भी जानते हैं, परंतु जो अवस्थाओं के नाम दिए हैं वो कौहल वर्ग ने दिए हैं और किस सिद्धांत के तहत दिए हैं? नैतिक विकास सिद्धांत के तहत दिए हैं दोस्तों। बात करते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज अर्थात उत्तर परंपरागत या किशोर अवस्था की। तो सामान्यतः ऐसा होता है, किशोर अवस्था में जो बच्चे होते हैं उनमें नैतिकता पूर्णतः आ जाती है, अर्थात नैतिकता के क्षेत्र में परिपक्वता आ जाती है। तो नैतिकता के क्षेत्र में परिपक्वता आ जाती है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? किशोर अवस्था। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे किशोर अवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो किशोर अवस्था हम सामान्यतः कह देते हैं। और किशोर अवस्था में जो विकास होता है वो है नैतिकता के क्षेत्र में हो चाहे सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में हो, बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अर्थात उसके जो सर्वांगीण विकास के क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में परिपक्वता आ जाती है। तो इस तरह से कह सकते हैं दोस्तों कि किशोर अवस्था जिसे हम पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं उसमें नैतिकता का निर्धारण हो जाता है, बालक नैतिकता के सभी स्वरूपों को समझने लगता है और समझने में सामर्थ्यता जुटा लेता है। इस तरह से कह सकते हैं कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जो है वो नैतिकता के परिपक्वता के लिए जानी जाती है और यहाँ नैतिकता का लगभग संपूर्ण विकास हो जाता है।
बालक सही गलत की पहचान करना प्रॉपर तरीके से सीख जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों कॉलवर्ग के बारे में। तो कॉलवर्ग ने प्रयोग किया और कॉलवर्ग ने प्रयोग करने के बाद में यह रिसर्च कर लिया है कि नैतिकता के गुण बालकों में कैसे देखने को मिलते हैं और कैसे अर्जित किए जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा प्रयोग है कॉलवर्ग के पास में, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। कॉलवर्ग का जो प्रयोग है, एक आदमी था, पुरुष था, जिसका नाम था हिंज। हिंज नामक कर एक व्यक्ति था, आदमी था। इन्होंने पुरुष पर प्रयोग किए हैं, मेल पर प्रयोग किया है इन्होंने। तो हिंज नामक एक आदमी था, व्यक्ति था, उस व्यक्ति पर इन्होंने प्रयोग किया। वो प्रयोग कैसा था, क्या था उसमें, अब स्पष्टता से बात करते हैं। इन्होंने क्या किया, एक हिंज नामक व्यक्ति लिया और हिंज नामक व्यक्ति जो है वो बहुत ही परेशान था, अर्थात उसकी स्टोरी को इन्होंने अध्ययन किया तो बहुत परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी थी और उसकी जो पत्नी वो बीमार थी। उसकी पत्नी बीमार थी, तो उसकी पत्नी बीमार थी, उसके लिए उसने इलाज करवाने की चेष्टा की, इलाज करवाने के लिए परेशान होता रहा, परंतु किसी डॉक्टर ने उसको सलाह दी कि आपकी जो पत्नी है उसको ऐसी ऐसी बीमारी है और इस बीमारी का जो इलाज है वो कहीं नहीं है, केवल एक जगह है जहां मेडिकल पर मेडिसिन मिल सकती है। तो आप उस मेडिकल पर जाकर के मेडिसिन ले सकते हैं और वहीं वो मेडिसिन मिलेगी, बाकी कहीं नहीं मिलेगी। तो जो हिंज व्यक्ति था वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए मेडिकल दुकान पर जाता है और वाइफ को इस तरह की खतरनाक बीमारी थी कि अगर वो मेडिसिन नहीं मिलती है तो उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। तो हिंज बड़ा परेशान और सोचने लगा क्या करना चाहिए। तो हिंज प्लानिंग करता है, ठीक है मैं जाता हूँ, क्योंकि हिंज के सामने एक नैतिक दुविधा थी। नैतिक दुविधा इसको बोलते हैं, नैतिक दुविधा। कॉलवर्ग ने इसको नैतिक दुविधा कहा, दुविधा, नैतिक दुविधा को बोलते हैं, ठीक है, मोरल डिलेमा इंग्लिश में। तो कभी ये शब्द आपको देखने को मिले, मोरल डिलेमा, तो ध्यान रखना मोरल डिलेमा इसी को बोला जाता है, नैतिक दुविधा। अब नैतिक दुविधा क्या थी कि हिंज जाता है मेडिकल की दुकान पर मेडिसिन लेने और वहां जाकर कहता है कि मुझे मेडिसिन चाहिए। उसका नाम रेडियम लिखा है, रेडियम, क्या नाम था, रेडियम था मेडिसिन का नाम। तो रेडियम जो मेडिसिन है उसको लेने जाता है मेडिकल दुकान पर, जाकर बोलता है भाई साहब मुझे ये दवाई चाहिए, परंतु मेडिकल स्टोर वाला क्या बोलता है उससे कि मेरे पास में सिर्फ एक ही पीस बचा हुआ है और बड़े मेहनत और कठिन परिश्रम के बाद में मैंने इस मेडिसिन को, दवाई को तैयार किया है, तो मैं इसको इतने कम दामों में तो नहीं दे पाऊंगा, मुझे इसके बहुत ज़्यादा दाम चाहिए क्योंकि मैंने इस पर बहुत ज़्यादा समय व्यतीत किया है, बहुत अनुसंधान रिसर्च के बाद में मुझे ये दवाई मिली है, तो मैं इसको इतने निम्न दामों में तो नहीं दे पाऊंगा। तो उन्होंने उसके 10 गुना दाम मांगे, 10 गुना मेडिसिन के उन्होंने 10 गुना दाम मांगे। अब हिंज इतने दाम देने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसके पास इतना पैसा था ही नहीं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, भाई साहब मुझे ये दवाई बहुत ज़रूरी है, अर्जेंट है, क्योंकि मेरी पत्नी इस गंभीर बीमारी से ग्रसित है, अगर ये दवाई नहीं मिलती है तो बिल्कुल उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो मुझे कृपया करके मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मुझे ये दवाई दे दीजिए और जो भी पैसा है आप लिख लीजिए, मैं आपको किस्तों में दे करके सारे चुकता कर दूंगा, चुका दूंगा, इस तरह से उन्होंने कहा। लेकिन जो व्यक्ति था वो नहीं माना, उसने कहा नहीं नहीं मुझे तो प्रॉपर पूरे सारे पैसे चाहिए। तो हिंज परेशान होता है, कहता है चलो ठीक है भाई साहब मैं कुछ खोजता हूँ, कोई दूसरा तरीका देखता हूँ। वह सभी अपने रिश्तेदारों के पास जाता है, जितने भी उसके सगे संबंधी थे उनके पास जाता है और जाने के बाद में सबसे पैसे इकट्ठा करता है। फिर भी इतना करने के बाद में भी उसके आधे ही पैसे इकट्ठे हो पाए। तो आधा पैसा इकट्ठा होने के बाद में फिर जाता है और कहता है भाई साहब तो इतने ही उपाय हैं और आप इन्हीं दामों में मुझे ये मेडिसिन दे दें। तो इसके बाद में फिर कहता है कि नहीं दे पाऊंगा। अब नैतिक दुविधा क्या आती है, वो मेडिसिन देने के लिए तैयार नहीं है। तो हिंज सोचता है अब एक तरफ मेरी वाइफ है और दूसरी तरफ दवाई है, क्या किया जाए, कैसे खरीदी जाए। तो फिर वो हिंज दिमाग लगाता है,
अगर ये इस तरह से नहीं देता है तो फिर मैं रात में चोरी करके इस दवाई को लेकर जाऊंगा, परंतु मुझे पत्नी को तो बचाना है। तो इस तरह से वह नैतिक दुविधा में पड़ जाता है कि क्या करूं और क्या ना करूं, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसको बोलते हैं नैतिक दुविधा। तो यहाँ पर कभी ऐसा प्रश्न आ जाए नैतिक दुविधा यानी मोरल डिलेमा, तो ध्यान रखना कोहल वर्ग ने नैतिक दुविधा शब्द का प्रयोग किया है। नैतिक दुविधा में सही और गलत के अंतर को पहचानना होता है, क्या किया जाए और क्या ना किया जाए, उसे बोलते हैं नैतिक दुविधा। तो नैतिक दुविधा में क्या सही और क्या गलत है। अब सही तो आप सब जानते हैं, सही तो ये है कि चोरी नहीं करना चाहिए हिंज को, लेकिन क्या करें, दूसरी तरफ एक गंभीर समस्या है कि उसकी पत्नी की डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से नैतिक दुविधा में पड़ना ही यहाँ पर मोरल डिलेमा शब्द का प्रयोग कोहल वर्ग करते हैं और इसको हिंदी में नैतिक दुविधा के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक शब्द और आता है यहाँ मोरल रीजनिंग, नैतिक तार्किकता। मोरल रीजनिंग एक शब्द और आता है मोरल रीजनिंग, इस शब्द को भी समझ लीजिए। मोरल रीजनिंग, मोरल रीजनिंग क्या होती है, इसको बोलते हैं नैतिक तार्किकता। नैतिक तार्किकता भी बोलते हैं, तार्किकता या तर्कता भी बोलते हैं, नैतिक तार्किकता या तर्कता। मोरल रीजनिंग में यहां पर व्यक्ति नैतिकता के साथ में तर्क वितर्क करता है, खुद से ही वार्तालाप करता है, खुद से ही तर्क वितर्क करता है कि मुझे क्या करना चाहिए और किस तरह से मुझे किसी अच्छे कार्य के लिए क्रियान्वय होना चाहिए, क्या करूं और क्या ना करूं। इस तरह की जो दुविधा है उसमें व्यक्ति स्वयं से नैतिक तार्किकता करता है, अर्थात नैतिकता पर अपने ही अंदर तर्क वितर्क करते हुए डिसीजन लेने की क्षमता का विकास करता है। इसको बोला गया है नैतिक तार्किकता। तो मोरल रीजनिंग कहा जाता है इसे। और नैतिक दुविधा शब्द से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं, पूछे गए हैं। नैतिक दुविधा का अर्थ ही है जहां नैतिकता और अनैतिकता के मध्य में हम फंस जाएं, उसे नैतिक दुविधा के नाम से जाना जाता है। यह कोहल वर्ग ने कहा है। और ऐसे प्रश्न आते हैं, मान लेते हैं एक व्यक्ति है, मान लेते हैं एक व्यक्ति है, अब एक तरफ तो उसका एग्जाम है और दूसरी तरफ उसके ही घर में कोई जो खास परिजन है उसकी एक्सीडेंटल या तो एक्सीडेंट से उसके हाथ पैर टूट गए हैं या एक्सीडेंट से वह क्षतिग्रस्त हो गया है और वो वहां से निकल के जा रहा है पेपर देने के लिए। अब पेपर में उसका जो उम्र का पड़ाव है वो अंतिम चल रहा है, मतलब लास्ट अटेम्प्ट चल रहा हो, और जो जिसका एक्सीडेंट हुआ हो रास्ते में जो उसे मिला है वो बिल्कुल खास परिजन हो, बहुत खासम खास। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति सोचता है कि लास्ट अटेम्प्ट देने जाऊं या फिर मैं इस व्यक्ति को हॉस्पिटल लेकर जाऊं। जो ऐसी सिचुएशन बचती है उसे बोलते हैं नैतिक दुविधा। तो हम यहाँ पर सही वे में निर्णय नहीं ले पाते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। मतलब एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाना जिसमें हम सत्य असत्य के बारे में कल्पना करते हैं, चिंतन करते हैं और यह सोचते हैं कि क्या सही है, क्या करना चाहिए मुझे। तो उसको बोला गया है नैतिक दुविधा। ध्यान रखें बच्चों, उसे क्या बोलेंगे, नैतिक दुविधा बोलेंगे। और जो हम तार्किकता, जो हम तर्क वितर्क करते हैं अपने से ही, यार ये सही है, ये ऐसा है, वैसा है, मैं लेकर नहीं जाऊंगा तो कोई दूसरा ले जाएगा, पर मुझे तो पेपर देने जाना चाहिए क्योंकि मेरा तो लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ, इसके बाद तो फिर मेरी एज हो जाएगी, मैं पेपर दे ही नहीं पाऊंगा। तो इस तरह से हम खुद से तर्क करते हैं कुछ समय के लिए, उसको बोला गया है नैतिक तार्किकता। कई बार ऐसा नहीं कहते हम मन ही मन में, यार मेरे से ज़्यादा, मेरे एग्जाम से ज़्यादा महत्वपूर्ण तो इसकी जान है, ऐसा ना हो कि अधिक रक्तस्राव होने के वजह से इसकी मृत्यु यहीं ऑन द स्पॉट हो जाए, तो बाद में मुझे पछतावा रहेगा जीवन पर्यंत तक। एरिक एरिक्सन के अनुसार संपूर्णता बनाम निराशा। तो जीवन में मुझे यह सोच सोच कर दुख होगा कि मैंने उस दिन उसकी अगर जान बचा ली होती तो शायद उसका परिवार आज विकसित ना होता। तो इस तरह से विचार आते हैं। तो इसको बोला गया है नैतिक तार्किकता। अपन खुद से ही तर्क वितर्क करने लगते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो कोहल वर्ग ने
नैतिक विकास सिद्धांत में नैतिकता की जो मुख्य अवस्थाएं हैं 3 है और जो उप अवस्थाएं हैं वो 6 है और उन्हीं के माध्यम से इन्होंने रिसर्च में यह पाया है कि बालक में नैतिकता का विकास समाज के सदस्यों से होता है, समाज के सदस्यों से अंत्यक्रिया करके होता है, जिसमें बालक अपना मोरल डेवलपमेंट समय अनुसार अर्जित करते हुए परिपक्वता की ओर बढ़ता है, अर्थात किशोर अवस्था और किशोर अवस्था से प्रौढ़ अवस्था की तरफ जाता है। इस तरह से इन्होंने कहा। साथ साथ में इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग अलग प्रकार के स्टेज पर बच्चों से पूछे और अलग अलग तर्क लिए। मतलब जब उन्होंने जो प्रयोग था उसमें उन्होंने पूछा कि हिंज को बच्चों से पूछा, उन्होंने अलग अलग बच्चों से कि बताइए जो हिंज था वो हिंज को चोरी करना चाहिए था कि नहीं, या हिंज को क्या करना चाहिए था, उसकी पत्नी की जान बचाना सही था तो उसके लिए चोरी करना क्या सही है। तो बच्चों ने अलग अलग आंसर दिए हैं। तो जो उत्तर बच्चों से प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर इन्होंने इन शब्दों का स्पष्टीकरण किया है, नैतिक दुविधा और नैतिक तार्किकता। साथ साथ में इन्होंने यह भी पाया कि बालकों में नैतिकता का जो विकास होता है वो उनके परिवारजनों से, अर्थात उनके जो सदस्य हैं, समाज के सदस्य हैं, उनसे ही बेहतर तरीके से निर्मित होता है। और जितने ज़्यादा हम परिवारजन में और जितने नैतिक परिवार में हम रहते हैं, निवास करते हैं, वहाँ से नैतिकता के गुण अपने आप स्वतः ही अर्जित होने लग जाते हैं। अर्थात नैतिकता इस तरह से एक अपना व्यापक क्षेत्र निर्मित कर लेती है। इस तरह से हिंज ने बच्चों से प्रयोग करते हुए पूछा समय अनुसार क्या सही और क्या गलत है। तो ये कॉलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत है दोस्तों। अब बात करते हैं जो 3 अवस्थाएं हैं उनकी उप अवस्थाओं के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉलबर्ग ने जो मुख्य अवस्थाएं बताई है, मुख्य 3 अवस्थाएं, मुख्य 3 स्टेजेस, मुख्य 3 स्टेज जो बताए हैं। तो 3 स्टेज क्या क्या बताए हैं देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा पहली अवस्था जिसका नाम है, उसका नाम है प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल पहली स्टेज, जिसको हम 0 से 3-5 वर्ष लेकर चलते हैं, इसको बोला गया प्री कन्वेंशनल स्टेज। सामान्यतः इसमें नैतिकता का अभाव होता है जैसा कि मैंने समझाया था, और नैतिकता का विकास का प्रारंभिक काल भी इसी को माना जाता है, प्री कन्वेंशनल स्टेज को। प्री कन्वेंशनल स्टेज की अगर हम बात करें तो प्री कन्वेंशनल स्टेज जो है वो पहली अवस्था है नैतिकता की। कौन सी अवस्था है दोस्तों? पहली ही अवस्था है नैतिकता की। तो इसको बोला गया है प्री कन्वेंशनल स्टेज, यहाँ नैतिकता का विकास होता है। नैतिकता का विकास प्रारंभ होता है, यहाँ पर नैतिकता का अभाव भी इसी में होता है, तो नाम दिया गया इसको प्री कन्वेंशनल स्टेज। साथ साथ में जो परिवार के वयस्क सदस्य हैं, परिवार के जो समाज के सदस्य हैं, उनसे बालक नैतिक गुणों का आचरण करना सीखता है, समाज के सदस्यों में बैठता है, वहाँ से नैतिकता का विकास करता है। और इस अवस्था में बालक जो है वो बाह्य घटनाओं से, अर्थात बाहरी घटनाओं से प्रभावित होकर भी नैतिकता को अर्जित करता है और उसमें तर्क चिंतन का आधार भी बनता है। तो बाहरी संरचना से उसमें तर्क वितर्क करने की क्षमता भी आ जाती है बच्चों, तर्क वितर्क, इससे भी नैतिकता का विकास होता है। तो तर्क वितर्क से भी सही गलत की पहचान होती है ना दोस्तों, इसीलिए। इसके बाद आती है इसकी उप अवस्थाएं। तो पहली अवस्था है आज्ञा बनाम, इसको बोलते हैं आज्ञा, और इसी को बोलते हैं आज्ञा एवं दंड की अवस्था। आज्ञा एवं दंड की अवस्था। अब आज्ञा एवं दंड की अवस्था क्या होती है बच्चों? आज्ञा और दंड की अवस्था वो है जिसमें हम कोई ऑर्डर को फॉलो करते हैं, आज्ञा को, और आज्ञा को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। तो कॉलबर्ग ने क्या कहा, इसे आज्ञा एवं दंड की अवस्था कहा है। यह उप अवस्था है दोस्तों, ये क्या है? उप अवस्था है। ये उप अवस्था होती है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, तो इसे आज्ञा एवं दंड की अवस्था के नाम से जाना जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि हमें
जो ऑर्डर मिला है, हमें माता पिता से या बड़े भाई बहनों से जो आज्ञा मिली है कि आपको ये काम करना है, तो हमें वो काम करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो उसका दंड मिलेगा। तो बालक शैशव अवस्था में जब बालक की उम्र 2 साल, 3 साल, 4 साल के अंतर्गत होती है, 5 साल के मध्य में होती है, तो बालक आज्ञा ऑर्डर को इसलिए फॉलो करता है कि उसे डर रहता है कहीं न कहीं, अगर मैंने इस आज्ञा का परिचालन नहीं किया, आज्ञा ऑर्डर को मैंने नहीं माना, तो फिर मुझे दंड मिलने की संभावना भी बनती है, अर्थात मुझे दंडित किया जाएगा। तो इसे बोला आज्ञा एवं दंड की अवस्था। बात करते हैं दोस्तों बी पार्ट्स की, इसका दूसरा भाग जिसका नाम है अहंकार की अवस्था या अहम की अवस्था, इसे बोलते हैं अहम की अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी है? अहम। इसी को अहंकार भी बोल देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? अहंकार की अवस्था या अहम की अवस्था। इसमें बालक टिट फॉर टैट जैसा होता है, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट, ठीक है ना, जैसे को तैसा, तो उसको बोला गया अहम। अहम का मतलब है वास्तविकता से परिचित हो जाता है, और इस अवस्था में बालक में जो अहम भाव का विकास हो जाता है कि क्या सही और क्या गलत है, इसको वो सीख लेता है। तो इसको बोला गया है अहम, वास्तविकता का ज्ञान होना। तो रियलिटी का ज्ञान होना, वास्तविकता का ज्ञान होना इसमें आता है। तो वास्तविक है, रियलिटी है, वो इसी अवस्था में आती है, तो इसको बोला गया अहम की अवस्था या अहंकार की अवस्था। तो अहम की अवस्था या अहंकार की अवस्था इसी में ही देखने को मिलती है। तो यहाँ बालक टिट फॉर टैट की तरह कार्य करता है, जैसे को तैसा, जैसे किसी ने कुछ कर दिया है तो उसको वो रिप्ले करके रहेगा। जैसे किसी ने उसको प्रेम स्नेह किया है तो वो भी प्रेम स्नेह करेगा। अगर आपने किसी को डांट दिया है तो फिर वो टिट फॉर टैट की तरह आपको प्रदर्शित करेगा अपने व्यवहारों को। तो नाम रख दिया इसका अहम की अवस्था युद्ध है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगली जो है उसका नाम है, प्री हट जाएगा दोस्तों, तो क्या रह जाएगा? सेकंड अवस्था कन्वेंशनल। कन्वेंशनल, कन्वेंशनल स्टेज। दूसरी अवस्था का नाम है कन्वेंशनल स्टेज। इसी को बोलते हैं परंपरागत, परंपरागत अवस्था। परंपरागत अवस्था सामान्यतः 5 से लेकर के 12 वर्ष, दूसरे शब्दों में कहें तो बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। अब सामान्य सी बात है कि बाल्यावस्था में बालक समूह दल टोली बना लेते हैं, अर्थात समलिंगी समूह दल टोली बना लेते हैं। तो उसकी वजह से जो बालक हैं वो नैतिकता के क्षेत्र में व्यापक होने लगते हैं। साथ साथ में बात करें तो हम नैतिकता के क्षेत्र को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, अपने संज्ञान में उसे जोड़ लेते हैं और समय अनुसार उसका क्रियान्वयन करते हैं। तो सर्वाधिक नैतिकता की बात करें तो वो होती है कन्वेंशनल स्टेज में। कन्वेंशनल स्टेज में सर्वाधिक नैतिकता का विकास होता है दोस्तों। तो याद रखिए, जो सेकंड अवस्था बताई है किसने बताई है? कोहल वर्ग ने। तो कोहल वर्ग ने जो सेकंड अवस्था बताई है उस अवस्था को बोलते हैं कन्वेंशनल स्टेज। और कन्वेंशनल स्टेज जो है इसमें नैतिकता का जो विकास है वो तीव्रगामी होता है, ठीक है, जल्दी होता है और अधिक होता है। इसकी भी 2 अवस्थाएं बताई है दोस्तों। सबसे पहले अगर बात करें तो प्रशंसा की अवस्था, प्रशंसा, प्रशंसा की अवस्था। पहली अवस्था इन्होंने बताई है दोस्तों प्रशंसा की अवस्था। और प्रशंसा इसलिए कि बालक जिस अवस्था में प्रशंसा चाहता है, अगर वो कोई भी कार्य करता है तो उसको हम बोलते हैं ना प्रशंसा। जैसे जैसे किसी बालक ने, आपने उसको ऑर्डर दिया और वो ऑर्डर का पालन कर रहा है, आपने कहा बेटा पानी लेकर आना, और वो पानी लेकर आपको दे देता है, तो आप कहते हैं ये तो गुड बॉय है, गुड बॉय, गुड गर्ल, गुड बॉय, गुड गर्ल। ऐसा बालक सुनना पसंद करता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। तो ये बातें बालक सुनना पसंद करता है क्योंकि यह उसकी प्रशंसा को दर्शाती है। और जो इसका बी पार्ट से है, सेकंड है, उसका नाम है बच्चों सामाजिक व्यवस्था की अवस्था। सामाजिक, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था की अवस्था बोलते हैं। और इसी को बोला गया है सम्मान की अवस्था। इसी को बोलते हैं सामाजिक व्यवस्था की अवस्था, इसी को बोलते हैं सम्मान की अवस्था, क्योंकि बालक यहाँ सम्मान भी चाहता है, सम्मान की अवस्था। तो बालक इस अवस्था में क्या चाहता है? सम्मान भी चाहता है। तो सामाजिक व्यवस्था भी चाहता है,
इधर बोला गया प्रशंसा की अवस्था, क्योंकि बालक ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खुद की प्रशंसा सुनना ज़्यादा बेहतर समझता है, सुनना ज़्यादा पसंद करता है, तो इसका नाम रख दिया प्रशंसा की अवस्था। तो जो पहली अवस्था है उसका नाम क्या है? प्रशंसा की अवस्था। किसकी? कन्वेंशनल की। तो पहली है प्रशंसा की अवस्था, जिसमें हम वेरी गुड बॉय, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर, गुड गर्ल, गुड बॉय, शानदार, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, तो बालक उनको बहुत बेहतर तरीके से सुनकर के मोटिवेट होता है और अपने व्यवहारों को उचित मात्रा में धनात्मक तरीके से क्रियान्वय करता है। सामाजिक व्यवस्था का मतलब है जहाँ सामाजिक कार्यों में भाग लेना प्रारंभ कर देता है, जैसे शादी ब्याह या फिर टीका फलदान हुआ, कीर्तन हुआ, कीर्तन भजन संध्या, उनमें सामाजिक व्यवस्था जो होती है उसको क्रियान्वय करने में उसमें अपनी सहभागिता के रूप में कार्य करता है, तो इसको बोला गया सामाजिक व्यवस्था, और वहाँ से वह मान सम्मान प्राप्त करना चाहता है। तो नैतिक मूल्यों का यहाँ विकास होना प्रारंभ हो जाता है और अधिकता से होता है, तो बालक यहाँ पर अपने समाज, राष्ट्र, धर्म, ठीक है, संस्कृति आदि के आधार पर नैतिकता के मूल्यों को अर्थात उसके गुणों को अर्जित कर लेता है। समाज हुआ जैसे कि समाज, ठीक है, धर्म, राष्ट्र, ठीक है, सामाजिकता, सांस्कृतिकता, संस्कृति जैसे बोलते हैं हम, सांस्कृतिकता, 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 इन सभी से बालक अपने धर्म के बारे में, अपने धर्म में चलने वाले नियम है, रीति रिवाज है, रहन सहन है, वस्त्र धारण करना इत्यादि कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाता है सामाजिक व्यवस्था में, साथ साथ में, और उसी से उसको प्रशंसा मिलती है। इसीलिए इस अवस्था में जो नैतिक विकास है वो सर्वाधिक होता है, इसे कहा गया है कन्वेंशनल स्टेज। तो प्रशंसा की अवस्था पहली है और सामाजिक व्यवस्था, मान सम्मान की अवस्था दूसरी है। दोस्तों यहाँ से प्रश्न क्या बनता है? प्रशंसा की अवस्था व सामाजिक व्यवस्था कॉलवर के नैतिक विकास सिद्धांत की किस अवस्था के अंतर्गत आते हैं? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल या पोस्ट कन्वेंशनल? तो दोस्तों आंसर जाएगा कन्वेंशनल। तो प्रशंसा की अवस्था, सामाजिक व्यवस्था या मान सम्मान की अवस्था इसे कहा जाता है। और तीसरी अवस्था के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। तो अगली अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तीसरी अवस्था का नाम है, तीसरी अवस्था का नाम है पोस्ट कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज 13 से 18 वर्ष किसी किसी बुक में, और किसी किसी बुक में 13 से प्रौढ़ अवस्था, 13 से प्रौढ़ अवस्था, जो भी आ जाए तीसरी अवस्था है। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में नैतिकता में परिपक्वता आ जाती है, बालक नैतिकता के गुणों में परिपक्व हो जाता है, अर्थात नैतिकता के स्वरूपों को समझ लेता है, और जो सही गलत की पहचान है, सामाजिकता है, सत्य असत्य की पहचान है, उन सभी बातों में और कार्यों में और व्यवहारों में वह परिपक्व हो जाता है। इसलिए इसको बोला गया है कि नैतिकता का लगभग पूर्ण काल की अवस्था कैसे कहा जाता है? नैतिकता की पूर्ण काल की अवस्था कैसे कहा जाता है? पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज को कहा जाता है। यह नैतिकता की अंतिम अवस्था बताई है कॉलवर्ग ने, और इसी अवस्था के अंतर्गत दो अवस्थाएं जिनको अपन कहते हैं उप अवस्थाएं सम्मिलित की है कॉलवर्ग ने। वो उप अवस्थाएं क्या क्या है तो समझिए। सामाजिक समझौते की अवस्था पहली है, सामाजिक समझौता, सामाजिक समझौते की अवस्था, समझौते की अवस्था इसका पहला नाम, सामाजिक समझौते की अवस्था ए भाग इसका। तो सामाजिक समझौते की अवस्था में बच्चों सामाजिक रूप से समझौता करता है, ठीक है ना, और इसको बोला गया है विवेक की अवस्था, विवेक की अवस्था दूसरी, इसको बोला गया है विवेक की अवस्था, ठीक है ना। देखिए बच्चों, सामाजिक समझौते की अवस्था इसका पहला भाग है और विवेक की अवस्था इसका दूसरा भाग है। तो सामाजिक समझौते का सीधा सा अर्थ है जब बालक किशोर अवस्था में आता है तो समाज से नैतिकता के आधार पर सामाजिक समझौता करना प्रारंभ कर देता है। समाज के द्वारा चलाए जा रहे हैं रीति रिवाज, रहन सहन, प्रथाएं,
धार्मिक नियम, उन सभी को ही सामाजिक परिदृश्य से जोड़ लेता है और किशोर अवस्था में सामाजिक समझौते प्रारंभ कर देता है, जो आगे भी दृष्टिगोचर होते हैं, आगे भी उसके भविष्य में देखने को मिलते हैं, उसके व्यवहारों में क्रियान्वय किए जाते हैं। इसको बोला गया सामाजिक समझौते की अवस्था। तो बालक यहाँ पर सामाजिक समझौते करता है, अर्थात समाज से अपने सहसंबंध स्थापित करता है और इस तरह से नैतिकता के क्षेत्र को बढ़ाता है। तो यहाँ पर कहा गया है सामाजिक समझौते की अवस्था। अगली है, उसका नाम है विवेक की अवस्था। विवेक की अवस्था का सीधा सा अर्थ है कि बालक यहाँ पर विवेकशील हो जाता है, सहनशील, संवेदनशीलता के गुण, क्रोध कम आएगा। अब उसको क्रोध कम आएगा, अर्थात उसके व्यवहारों में क्रोध तो आएगा पर क्षणिक आएगा। तो इसको कहा गया विवेक की अवस्था। तो यहाँ संवेदनशीलता के गुण आ जाते हैं, सहनशीलता के, सहानुभूति पूर्ण व्यवहार, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार क्रियान्वय करना। तो इसको बोला गया है विवेक की अवस्था। क्या बोला इसे? विवेक की अवस्था बोला गया है। तो बालक में यहाँ विवेकशील गुण आ जाते हैं। अब बालक जो है वो धीरे धीरे अपने किशोरों से सर्वाधिक नैतिकता के गुणों का विकास करेगा, साथ साथ में किशोरों के साथ साथ में मेल मिलाप करेगा, सह संबंध निभाएगा, अपने नैतिक नियमों को प्रोत्साहित करने के लिए, आत्म निंदा से बचने के लिए सभी कार्यों को सही समय पर क्रियान्वय करेगा। अब वो आत्मनिंदा से बचने के लिए अपने वो उन कार्यों को क्रियान्वय करेगा जिनसे उसको प्रोत्साहन मिले, जिससे उसको प्रोत्साहन की अनुभूति हो, प्रोत्साहित के रूप में वह आगे क्रियान्वय हो। तो इस तरह से वह बालक आत्मनिंदा को समाप्त करता है, उससे बचने का प्रयास करता है और समाज में अच्छे कार्यों को क्रियान्वय करता है। इस तरह से उसमें विवेकशीलता का गुण भी यहाँ विकसित हो जाता है। तो उसके आधार पर यहाँ नाम रखा गया है विवेक की अवस्था। ठीक है, इससे पहले बात करें तो सामाजिक समझौते की अवस्था, जिसमें बालक समाज के साथ में संबंध स्थापित करता है, सामाजिक संबंधों में मधुरता लाता है, तो उसका नाम रखा गया है सामाजिक समझौते की अवस्था। इसके तहत आते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के तहत आते हैं। तो बालक जो है वह 3 अवस्थाओं से गुजरता है। पहली कौन सी है दोस्तों? प्री कन्वेंशनल स्टेज। पहली कौन सी है? प्री कन्वेंशनल। दूसरी कौन सी है? कन्वेंशनल स्टेज। और तीसरी कौन सी है दोस्तों? पोस्ट, या फिर इसी को बोलते हैं उत्तर। इसको क्या बोलेंगे? उत्तर कन्वेंशनल। कभी कभी इसको मध्य भी बोल सकते हैं दोस्तों, मध्य कन्वेंशनल। तो मध्य कन्वेंशनल अगर बोल देते हैं तो घबराना नहीं है, क्योंकि प्री के बाद मध्य, मध्य के बाद उत्तर। ये हमने अवस्थाओं में पढ़ा था, शेष अवस्था की पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था, उत्तर अवस्था। ऐसे बाल्य अवस्था में पढ़ा था, पूर्व बाल्य अवस्था, मध्य बाल्य अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था। ऐसे ही यहाँ पर भी अगर एग्जामिनर पेपर निर्मित करने वाला इस तरह से शब्दों को जोड़ देता है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सही ज्ञान लेकर जाइए, समझ कर जाइए, और हम वहाँ पर जो प्रश्न पढ़ेंगे और उत्तर का क्रियान्वय करेंगे, उत्तर देंगे, तो वहाँ पर सटीक उत्तर आएगा। बस थोड़ा समझ का विकास कीजिए। तो देखिए, प्री कन्वेंशनल, मध्य कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या उत्तर कन्वेंशनल, ये 3 अवस्थाएं हैं मुख्य। इनकी 6 उप अवस्थाएं हैं। तो कभी प्रश्न पूछे मुख्य कितनी अवस्थाएं हैं, और 2, 3, 4, 5 ऐसे आते हैं तो 3 लगाना है, और कोहल वर्ग के अनुसार उप अवस्थाओं की कितनी संख्या है तो 6 लगाना है दोस्तों। ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं, तो आप ध्यान रखें इन चीज़ों का। तो इसके साथ में सिद्धांत आपका समाप्त होता है। अब कल मैं इसकी प्रश्नोत्तरी लेकर आऊँगा, MCQ लेकर आऊँगा, जिसमें लगभग 25 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न बच्चों? 25 प्रश्न, 25 प्रश्न रहेंगे इसके। इसी सिद्धांत से संबंधित आपके 25 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो 25 प्रश्नों के साथ में मैं कल इसी समय 3 से 4 बजे उपस्थित रहूंगा आपके सम्मुख काव्या कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर। बिल्कुल आप जुड़ जाइए और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। ठीक है दोस्तों, और कल बिल्कुल भी जुड़ना ना भूलें 3 से 4 बजे। हालांकि दोपहर का टाइम है, सोने का टाइम हो सकता है आपका, परंतु आलस को त्यागना है और मेहनत को आगे लेकर चलना है। कर्म श्रेष्ठ है, कर्म प्रधान है दोस्तों। तो मेहनत करना है और कल 3 बजे जुड़ना है। बिल्कुल हम कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को लेकर के आएंगे, उसके प्रश्न लेकर आऊँगा, उसकी प्रश्नोत्तरी MCQ लेकर आऊँगा, जिसमें हम आकलन करेंगे कि आपने कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को कितने बेहतर तरीके से समझा है, सीखा है और उसका आत्मसात किया है। ठीक है दोस्तों, तो कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।